समाजी साइंस बोर्ड सवाली पर्चा सेट 4 2024-25 हिस्सा अव्वल सवालात 1-24 अंग्रेजी और कन्नड़ा सवालात का तर्जुमा और इनके जवाबात वजाहत आसान उर्दू जबान में। तो जैसे कि आपको पता है 8 हमारे एमसीक्यू होंगे। उनमें से पहला, हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी का बड़ा या तो अहम असर ये हुआ या था, इसका जो असर इम्पैक्ट जो है कौन सा हुआ। ऑप्शंस हैं, ए ईस्ट इंडिया कंपनी की हुक्मरानी खत्म हो गई, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में कियाम हुई। थर्ड ऑप्शन, झांसी एक आज़ाद रियासत बन गई। एंड डी, नाना साहब को पेंशन दी गई। तो हम नीचे की तरफ से एलिमिनेशन करते चले जाएंगे। डी ऑप्शन, नाना साहब को पेंशन नहीं दी गई, पेंशन के खातिर ही ये खुद नाना साहब और तांतिया टोपे शरीक हुए थे इसमें। तो ये ऑप्शन गलत है, डी को खारिज करते हैं। सी, झांसी एक आज़ाद नहीं, इसको अंग्रेजी हुकूमत में जम कर दिया गया, आज़ाद नहीं चाहिए, ये भी गलत है, इसको ख़त्म कर देंगे। बी, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में कायम हुई। ये सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो 1773 में कायम हुई थी, 1857 में नहीं। तो भी काट देते हैं। तो हमारा एक अहम जो चीज पर जो बचा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इसकी जो नज्म व नस्क था यहाँ पर वो खत्म हो गया, वो डायरेक्ट इंग्लैंड के क्राउन यानी ताज के सुपुर्द किया गया। तो और ये इज अवर राइट ऑप्शन, इस पर ताला लगाया जाए। सेकंड वन देखते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी शहर में हैं। तो ये एक्चुअली ये दोनों शहर कौन से मुल्क में हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं, रियासत हाई मुत्तहिदा अमेरिका, एंड बी जर्मनी, एंड सी जापान, एंड डी पोलैंड। तो आपको बताया यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये जापान के शहर हैं। दूसरी आलमगीरी जंग के दौरान में यहाँ पर एटॉमिक बम जो पहली मर्तबा पूरी दुनिया में वो गिराया गया था, इन्हीं शहरों को पर अमेरिका के जरिए से गिराया गया था। थर्ड सवाल, यूएनओ का हेडक्वार्टर या तो सदर दफ्तर है। तो मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया था, मैंने जानबूझकर इन चीज़ों को काउंट्स में रख दिया है, ब्रैकेट्स में, कि आपको इससे वो इम्तिहान में अगर इस तरह के भी वर्ड्स आए तो आप आराम से उसे अटेम्प्ट कर पाएं। ऑप्शंस हैं रोम, पेरिस, जेनेवा एंड न्यूयॉर्क। तो हमें देखने के साथ में हमें यहाँ पर देखो, ये यूएनओ का सदर दफ्तर के बारे में बात कर रहा है। आपको पता है कि इसके जितने भी सदर दफ्तर हैं अहम, वो सारे के सारे अमेरिका की हैं। तो रोम, पेरिस, जेनेवा ये कौन सा भी अमेरिका का शहर नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होना चाहिए द फाइनल वन, डी न्यूयॉर्क। फोर्थ वन, हकीकत में पूरी इंसानियत एक है की तरफ से ऐलान किया गया, यानी हमारे जो नीचे मंदरजा जेल में से किसके तरफ से ऐलान किया गया है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी पंपा, एंड सी ज्योतिबा फुले, एंड डी जगत ज्योति बसवन्ना। तो ये बार बार आ रहा है, मानव कुलम ता वंदे वलम, जो ये कन्नड़ा का आदि कवि, द सेकंड ऑप्शन आई मीन पंपा हमारा राइट ऑप्शन है। पांचवा, हिंदुस्तान की सिलिकन वैली में है। तो यहाँ पर अब पहले क्या दे रहा था, शहर दे रहा था, अब उसने क्या किया, रियासत दे रहा है। इसमें यहाँ पर आपको पता है सिलिकन वैली जो है हिंदुस्तान की, वो बेंगलुरु है। सिलिकन वैली असल में अमेरिका में है। यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर्स के पुर्जे और जो इदारे, इनका सारा सदर दफ्तर यहीं पर मौजूद है। यहाँ पर देखेंगे हम कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। अगर यहाँ बेंगलुरु आया तो बेंगलुरु, अब कर्नाटक है तो हम ए ऑप्शन पर लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा, इस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर देखिए इंडिया कह रहा है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का मैनचेस्टर। तो ऑप्शंस हैं दावनगेरे, कोयमुत्तूर, बंबई और इंदौर। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए फर्स्ट जो ऑप्शन है दावनगेरा, वो कर्नाटक का मैनचेस्टर है, तो इसीलिए उसको हम निकाल देते हैं। नेक्स्ट, कोयमुत्तूर जो है कॉटन के कपड़े के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन इसको मैनचेस्टर नहीं कहा जाता, ये तमिलनाडु में, इसको भी हम निकाल देते हैं। नेक्स्ट जो सी ऑप्शन है, इट इज़ अ राइट ऑप्शन, क्योंकि ज़्यादातर मरकजियत जो है कॉटन कपड़े यानी पारचा बाफी के सूती के कपड़ों का जो कारखाने सनतें हैं वो मुंबई के इलाके के एतराफ़ में मरकूज़ हैं, इसलिए इसको और प्रोड्यूस करने में, पैदा कपड़ों की तैयारी में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव का रोल है। तो इसीलिए द सी ऑप्शन इज राइट
1। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वन, हिंदुस्तान में माली साल यानी फाइनेंशियल ईयर का आगाज इससे होता है। अब देखिए, अब उन्हें पूछता था पहले कि साल का जो मियाद बताना पूछता था, अब क्या कर रहा है, शुरुआत पूछ रहा है। ये बहुत मरतबा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें ऑप्शंस हैं, एक 1 अप्रैल, बी 1 नवंबर, सी जून 5 और 1 मार्च, डी। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होना चाहिए 5 जून। तो आपको पता है कि ये हमें जो में माहौलियाती दिन मनाते हैं, उस वक्त में जंगलात लगाने का वगैरह। और 1 अप्रैल था, आखिर में मार्च 31 तक। लेकिन आजकल अभी इसके ताल्लुक से कुछ बात चल रही है कि इस चीज़ को रिड्यूस करके जनवरी टू दिसंबर किया जाए, लेकिन वो अभी बात चल रही है, बहस चल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 8th वन, हिंदुस्तान के में ज़िले सनती मराकज़ का आगाज साल में हुआ, इस साल में हुआ। तो ऑप्शन हैं हमारे 1947, बी 1954 एंड सी 1966, डी 1978। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर जो होना चाहिए द लास्ट वन ऑप्शन 1978 में। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम देखते हैं कि 1 मार्च के हमारे क्वेश्चन से शुरू होते हैं, ये भी 8 होते हैं, 9 से शुरू होते हैं। तो हमारा 9th वन पहला सवाल, हिंदुस्तान का पहला सदर कौन था, यानी इससे मुराद सदर हिंद कौन था। तो हमारा जवाब होना चाहिए डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, पहले बिहार के पहले सदर थे हमारे। नेक्स्ट हम देखेंगे हम 10th वन, इटली के फैसिस्ट डिक्टेटर, तो यानी फैसिस्ट आमिर का नाम बताइए। तो ये इटली का मसलेनी, जर्मनी का हिटलर। 11th वन, ट्रस्टीशिप काउंसिल क्यों कायम की गई। लास्ट टाइम में भी इस पर जो यानी 3rd में भी आया था ये क्वेश्चन से। जवाब देखेंगे, नौआबादियाती इलाकों की देखभाल के लिए, यानी जो उबूरी जो इलाके थे हमारे नौआबादियात, कमोपेश वो उस वक्त में 50 से भी ज़्यादा थे। तो वो किसके साथ अलाइन करेंगे, आज़ाद किस तरह होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 12th वन, हमारे आइन का कौन सा दिफा अनटचेबिलिटी की पाबंदी आयद करता है। तो हमारा मुतवक्का जवाब यहाँ पर होना चाहिए आर्टिकल 17। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर 13, हिंदुस्तान में कम दर्जा हरारत की क्या वजह है। तो इसकी कम दर्जा हरारत की जो वजह जो है, इसमें से हिंदुस्तान पर सूरज की तिरछी शुआएं गिरती हैं। नेक्स्ट हम 14 देखते हैं कि पहला कागज की सनत कहाँ कायम हुई, यानी हिंदुस्तान में पहली कागज की सनत कहाँ कायम हुई। हमारा जवाब है मगरबी बंगाल का सेरमपुर। 15th देखते हैं, यानी ताकत का या इक्तदार का लामरकजियत क्या है। मुतवक्का जवाब, लोगों को इंतजामिया का इक्तदार, गाँव की तरक्की की जिम्मेदारी खुद गाँव वालों पर फराहम करना लामरकजियत है, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सिंपल है, तो जो देहात में जो लोग रहते हैं उनके गांव का इंतजामिया और उनके गांव की सफाई और तरक्की की जिम्मेदारी उन्हीं के मेंबरान पर दे देने का नाम ही लामरकजियत है। नेक्स्ट हम देखते हैं सवाल, फराहम कुनिंदा या प्रोड्यूसर किसे कहा जाता है। हमारी किताब में इसे ताजिर कर को बोले से, एक्चुअली क्या है, फराहम करने वाला या तो फराहम कुनंदा आता है। वो शख्स जो हमें सामान या खिदमात फराहम करता है, इसे हम फराहम करने वाला या ताजिर कहा जाता है। लेकिन अब जो खिदमत दे रहा है, अब एक टीचर खिदमत दे रहा है, उसको भी क्या हम ताजिर कहेंगे। एक वकील अपनी वकालत की खिदमत दे रहा है, उसको भी क्या हम ताजिर कहेंगे। तो इसीलिए शायद मेरी राय में ये ताजिर वर्ड यहाँ पर ज़्यादा सूट नहीं करता। वो जो सूट करता है वो फराहम कुनंदा यानी प्रोवाइडर, इट इज़ अ राइट वर्ड इस्तेलाहात के हिसाब से। नेक्स्ट हम देखेंगे 17। अब हमारे जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। 17, यूनियन पब्लिक कमीशन यूपीएससी के कामों की वजाहत कीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट पॉइंट्स भी बनाए हैं और इसका एक मुस्तकिल वजाहत के साथ में भी आपको दिया है। सबसे पहले इसका जो काम है उसमें इसका जो क़याम है वो 320 हिंदुस्तान के दिफा के तहत इसका एस्टैब्लिशमेंट यानी क़याम किया गया है। उसके बाद में क्या क्या काम करता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी मासबकाती इम्तिहान का इनकाद करता है और टेस्ट करवाता है, ये पर्सनालिटी टेस्टिंग वगैरह करवाता है। नेक्स्ट उसके बाद में जो आईएएस ए ग्रेड के बी ग्रेड के जितने भी जो अफसरान हैं उनकी जो ट्रांसफ़र है, मुंतकली है,
उसमें मशवरा देता है। उसके बाद में प्रमोट करने में यानी उनको प्रमोशन देने में हुकूमत को मशवरे देता है। और जो भी अफसरान रिश्वतखोरी में या तो डीरिलेक्शन ऑफ गैर जिम्मेदाराना ड्यूटी कर रहे हैं, उनको क्या करने के लिए उनके खिलाफ ताबीदी या तो डिसिप्लिनरी एक्शंस की कार्रवाई करने की हुकूमत को मशवरा भी देता है। तो यहाँ पर हमने सदर हिंद को भी हुकूमत को सदर हिंद को भी ये मशवरे देता है। मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा तफसील से, अगर आप इस तरह तफसील से लिखेंगे तो आपको मार्क्स में एक्सट्रैक्ट होंगे। वो जो पॉइंट्स हैं, वो की नुकात हैं, वो हमारे लिए हैं, टीचर्स के लिए है कि वो देख कर डालने के लिए। आपके लिए आप ये मुस्तकिल नुकात यानी पॉइंट्स के साथ में मुकम्मल जुमला लिखेंगे। नेक्स्ट हम 17 में से या आया है, आपको पता है या करीब 4 होते हैं हमारे यहाँ। खुराक, ट्रांसलेशन में खुराक आता है, हमारी किताब में गिज़ा है। और ज़राअत, फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम के मकासद की वजाहत करें। तो देखिए आप पहला जो है, इसका जो क्या मकसद हो सकते हैं इनके, ज़राई हलकों को तरक्की देना इसका, क्योंकि ये फूड एंड एग्रीकल्चर ही है तो उसका काम यही होगा। सेहत बख्श ग़िज़ा की फराहमी करना, उसके बाद में दुनिया की आबादी की भुखमरी से नजात दिलाना दुनिया को, और दही इलाकों के लोगों की हालात को बेहतर बनाना, क्योंकि ज़्यादातर हमारे मोर देन 68% यानी 68% से भी ज़्यादा लोग आज भी देहातों में बसते हैं और उनका अहम पेशा ज़राअत और उससे मुंसलिक जुड़े हुए चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखें 18 फसादात की नोयत का जिक्र करें। तो ये फसादात से क्या क्या चीज वकूअ पजीर होते हैं देखेंगे हम। सबसे पहले क्या है, जो भीड़ होती है ये बेकाबू हो जाती है और ये बड़ी नुकसानदाह होती है। फिर उसके बाद में ये तबाकुन भी होती है और इसके अंदर पेचीदगियां पैदा हो जाते हैं और अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और इससे नुकसानदाह हो जाता है। हर चीज को, ये रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करते हुए निकल जाते हैं ये लोग, और इसके लिए वक्त का मुक़य्यद नहीं है, ये प्री प्लान नहीं होता, ये सडन हो जाता है और जायदाद को नुकसान पहुंचाते हैं, ये आगजनी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान है जानों का भी जाया होना बास इसकी है। फिर 18 में से और एक हम याद देखें, जहज के मुज़िर असरात का जिक्र करें। वैसे जहज के कौन से अच्छे असरात होने वाले हैं, उससे मुज़िर ही होने वाले हैं ना। तो जवाब देखते हैं कुछ इस तरह से, औरतों की इज्जत नफ्स और वक़ार मकाम और मर्तबे को धचका लगता है। बिल्कुल, वो भी हमारी तरह, मर्दों की तरह भी वही उसी की तरह एक शख्सियत है, उसको आप इज्जत नफ्स को धचका लगा रहे हैं। नेक्स्ट, घरेलू झगड़े होते हैं, आपको पता है, और तशद्दुद भी होता है। पहले झगड़े, उसके बाद में मारामारी, अदम मसावत पैदा करता है, क्योंकि जहेज की वजह से यहाँ पर हमारे यहाँ जितने भी फीमेल साइड जो होते हैं, जनेन लड़कियों के जनेन कत्ल इसी की वजह से। तशद्दुद में इजाफा होता है, नहीं लेकर लगी उन्हें पाप पैसे बेचारी, तो मारा हमारी शुरू। खानदानों को तकलीफ होती है, इनके जो बाप के खानदानों को, इनके तरफ से जो बच्ची के खानदानों को तकलीफ पहुंचती है। और बचपन की शादी, तो ये जहेज के वास्ते उठा को दे देते हैं पाप बेचारे। उसके बाद में मादा जनेन का कत्ल होता है। आप उसके बाद में इवन मादा शीरख्वार बच्चों का भी कत्ल होता है, इवन इंक्लूडिंग माँ का भी, वो जो बच्ची जो शादी करके आई है उसका भी कत्ल और तलाकों में इजाफा होता है। इतना लिखेंगे तो आप पॉइंट्स बनाकर, लेकिन जुमला आपका मुकम्मल ठीक होना चाहिए। 19 देखते हैं, एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की सरगर्मियों के लिए नई जिंदगी बख्शी। कैसे, तो आपको यहाँ पर जवाब दे, मुतक्का जवाब देखिए। तो यहाँ पर वो ये जो नई जिंदगी या तो नई जान बख्शी है, ये वर्ड हमारे किताबों में नहीं है, उर्दू किताबों में उसको मिसप्रिंट होके छूट गया है। वो एनी बेसेंट एक आयरिश से आई हुई खातून थी, वो थियोसोफिकल सोसाइटी की सरगर्मियों की शुरू किया उसने यहाँ पर आकर, यानी उसको और भी ज्यादा नई जिंदगी बख्शी। देखो ये जो वर्ड है नई जिंदगी बख्शी, न्यू वाइटैलिटी, ये नहीं है। इसने अपने लेक्चरर्स के जरिए से, ये भी उड़ा दिया गया है हमारी किताबों में, के जरिए से हिंदुस्तानी सकाफत पर फख्र पैदा किया, लोगों में फख्र पैदा। इन्होंने माशरे में मसावत, आलमी भाईचारगी, हम आहंगी करने की कोशिश की है। और उसके बाद एनी बेसेंट ने आज़ादी की जद्दोजहद में अपना भरपूर ताउन और साथ दिया। 1916 में न्यू इंडिया के नाम से एक अखबार शाया किया और इसने होम रूल तहरीक शुरू की। 1917 में कांग्रेस के इजलास की पहली गैर मुल्की सदर बनी खवातीन, गैर मुल्की खवातीन सदर बनी। इन्होंने हिंदुस्तानी फलसफा और आज़ादी की जद्दोजहद में अपना भरपूर यानी बहुत ज्यादा ताउन की। क्या लिखेंगे तो आप प्रॉब्लम गेट सभी मार्क्स आप यहां से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा है
20 जूनागढ़ को इंडियन यूनियन यानी हिंदुस्तान में जम कैसे किया। तो आपका इस पर तो तीनों पर बन रहा है, जम्मू कश्मीर पर, जूनागढ़ पर, हैदराबाद पर। लगता है इन तीन में से एक तो जरूर आ ही आएगा। जवाब देखते हैं हम। जूनागढ़ का नवाब मोहम्मद मोहब्बत खान साहब सुवम, ये हमारी किताबों में नहीं है, अपने सूबे पाकिस्तान को यानी अपना जो सूबा जूनागढ़ है उसको पाकिस्तान में जम करना चाहता था। वो इसका जो अलहाक है उसके साथ करना चाहता था। लोग नवाब के खिलाफ सड़कों पर निकल आए क्योंकि ज्यादातर आबादी कौन सा पर गैर मुसलमानों की, और वो लोग नहीं चाहते थे कि इसमें जम। लोगों का सामना न कर सका और नवाब क्या है हजरत मोहब्बत खान साहब न कर सके और इन नवाब की सल्तनत से भाग निकले। उन्होंने राते रात निकल गए कुत्तियां को बीवियां को लेकर। सूबे के जो दीवान थे सुल्तान अहमद अली ने की तरफ से हुकूमत हिंद में इंजमाम यानी जमा करने की दरख्वास्त की गई। अमन पहले अमन व अमान बरकरार रखना, फिर उसके बाद में फौज की मदद तलब की। देखो करे साले कौन, अहमद अली, ये जो नवाब थे इनके मुसलमान थे। जैसे वहां पर जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला थे उसी तरह यहाँ पर अहमद अली। ये भी किताब में हमारा थोड़ा सा मिस है। और 1949 में हिंद यूनियन में फौज के जरिए को शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 21 हिंदुस्तान के जजायर पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो आपको हमारे जो देखो इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन हम ज्यादा तवज्जो नहीं बरतते, आखिर का है कर को, लेकिन देखिए इसी पर सवाल आ सकता है। जजायर देखिए हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले कुल जजायर हमारे 247 हैं। वैसे दूसरी किताबों में हमने देखा कि छोटे जो उनकी तादाद है वो 537 से ज्यादा है, 537 से ज्यादा है गूगल में, लेकिन किताबों में इतना लिखने का 247। इनमें से 204 खलीज बंगाल में है या तो खाड़ी में है और 43 बहराए अरब में है। इसमें खलीज मन्नार में मरजान यानी मूंगे के चंद जजायर हैं। तो अब आप ये देखिए ये मरजान जो है ये राइट वर्ड है इसका, लेकिन हमें किताब में मूंगे दिया है, उसको हमने मूंगे रख दिया है। यानी जिंदा समंदरी पहाड़, जिंदा समंदरी पहाड़ को या तो टेलों को हम क्या बोलते हैं, मूंगे या तो मरजान बोलते हैं। मरजान इज राइट वर्ड। खलीज बंगाल में इन अंडोमान और निकोबार जजायर सख्त आतिशफशा चट्टान से बने हुए हैं। आपको पता है कि ये जब कार्बोनिक फेसिक एज था तब वो आतिशी चट्टानों से बने हुए हैं। लक्षद्वीप जजायर के मूंगे से के जजायर हैं। और इसमें भी हिंदुस्तान के इंतहाई जुनूबी सिरा अजीम निकोबार, जिसे हमें ग्रेटर निकोबार भी कहते हैं, जजीरे में यही यानी इसी जजीरे में वाक़ा शुदा इंदिरा पॉइंट का जो आखिरी सिरा जो है द लास्ट वो इंदिरा पॉइंट है। और भी इसमें से क्या है करके बोले तो आपको जवाब की तौसी करने के लिए आप दारुल खिलाफा लिख सकते हैं। इसमें ये इसका लक्षद्वीप का किरवती है, वहां पर अंडोमान एंड निकोबार हैं, दो हैं, ग्रेटर पोर्ट ब्लेयर वगैरह इनका, अंडोमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है, दारुल हुकूमत, ये भी आप उसमें ऐड कर सकते। नेक्स्ट हम 22 को देखेंगे। गेहूं या तो गंदम की काश्त के लिए जरूरी जोग्राफी अवामिल की वजाहत कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये हिंदुस्तान की रबी की अहम फसलों में से यानी पसपाई मौसम में इसको हम उगाते हैं। हमारे मुल्क ने गंदम की पैदावार में बहुत तरक्की की है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़े बरामद मुल्क से एक है। दरामद नहीं बरामद यानी भेजने में। गंदम को अपनी नशोनुमा के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड दर्जा हरारत होना फर्स्ट। नेक्स्ट 50 to 70 सेंटीमीटर सालाना बारिश की जरूरत होती है, इसीलिए इसको रबी फसल में उगाया जाता है यानी रिट्रीट मौसम में। गंदम रेतीली चिकनी मखलूत मिट्टी और काली मिट्टी में एकदम फर्स्ट क्लास उगो आता है। 23 देंगे। शहर और देहाती इलाकों के दरमियान में खलीज या तो फर्क में बढ़ रही है, फर्क बढ़ रहा है, क्यों करके सवाल आया। बहुत सिंपल सवाल है, तो जवाब देखते हैं। कौमी आमदनी में यानी जो हमारी जो इब्तदाई हल्का है, प्राइमरी सेक्टर जो है, इसका हिस्सा बहुत कम है। सबसे ज्यादा कौन सा है, खिदमती हल्का का है, सेकेंड तानवी हल्के का है, और ये साल ब साल कम होते जा रहा है। इसकी वजह क्या है बोले तो हमारे यहाँ खेतियां बट रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं, और उसके बाद उससे जो उपज कम निकल रही है। दूसरा, तरक्की पजीर मईशतों के बशमूल भारत जैसे मईशत तरक्की करती है। सानवी मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी, और जो सालसी है वो खदमाती शोबे की तरफ मुंतकल होते हैं। यहाँ के बहुत सारे जो दही लोग हैं वो अपने कामकाज के लिए, पेशेवाराना तलाश, रोजी रोटी की तलाश के लिए शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। बुनियादी शोबे खासतौर पर ज़राअत का कौमी आमदनी में हिस्सा मुसलसल कम होते जा रहा है। ये जवाब आपको जरूर लिखना, जिसके नतीजे में बुनियादी सरगर्मियों से हासिल होने वाली आमदनी का मजमूई कौमी आमदनी तनासुब
तनासुब कम होता जा रहा है। लिखेंगे तो आप आराम से यू विल गेट 2 मार्क्स। 24 सारिफीन के इस्तेहसाल की वजूहात क्या है। क्यों हम क्या है सारिफीन यानी आप और हम जो है क्यों ज्यादा इस्तेहसाल का शिकार बन रहे हैं, हम पर ये ज्यादा जुल्म किस तरह क्यों हो रहा है। यानी देखो यहाँ पर हमारी किताबों में इसे बेचने वाले को यानी ताजिर कहा है, यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल ताजिर ठीक है, जैसा वहाँ फरहम कुनिंदा है वहाँ इस तरह से चंद चेंजेस आना जरूरी शायद इस्तेलाहात में से। देखेंगे हम कि ये जो ताजिर हैं बेचने वाले हैं यानी खिदमत देने वाले हैं ये लालची बन गए हैं फर्स्ट। दूसरा धोखाधड़ी कर रहे हैं और उसके बाद में जो हमारी जो कीमत की तरह ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, उन्होंने ज्यादा उसकी कीमत को बढ़ाकर हमसे वसूल कर रहे हैं और मिलावट बहुत ज्यादा हो रही है और गलत वजन और पैमाइशी इकाइयां रखे से भट्स जो है वो 1 किलो के भट्स 900 ग्राम के हैं देने के, यानी वहाँ एक 100 ग्राम मार रहे हैं, लीटर्स में मार रहे हैं। अब दरमियानी आदमी यानी दलाल जो है एजेंट की तरफ से कीमत का तय करता है, ना वो किसान तय कर रहा है ना सारिफीन तय कर रहे हैं, ना इसका कोई प्रॉपर इंतजाम है। इसको कौन तय कर रहा है, दलाल तय कर रहे हैं। तो ताजिर के जरिए से सारिफीन का भी इस्तेहसाल हो रहा है। ये जो तुज्जार हैं ताजिर कर तिजारत करने वाले इनके जरिए से हमारा वो रेट को बढ़ा चढ़ा कर, तो ये हिस्से का हम यहीं पर इसको ख़त्म करेंगे। अब इंशाल्लाह हो सके तो बहुत जल्द हम क्या है इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 का सेकेंड हिस्सा भी बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।